नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए वाटर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वाटर फॉर वेपोराइजेशन इज कैलोरी पर ग्राम। तो सबसे पहले तो लेटेंट हीट की हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और लेटेंट हीट जो वाटर की होती है वो कितनी होती है वेपोराइजेशन के लिए, मतलब लिक्विड से वेपर बनने के लिए लेटेंट हीट जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 540 कैलोरी पर ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑल द पोर्स आर फिल्ड विद वाटर एंड सॉइल इज सैचुरेटेड द कंडीशन टर्म्ड एज। तो जो हमारे सॉइल में दो तरह के पोर्स होते हैं आप सभी जानते होंगे, माइक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स। माइक्रोपोर्स क्या होते हैं, जो बड़े पोर्स होते हैं ग्रेटर देन 0.06 mm से बड़े होते हैं वो हमारे माइक्रोपोर्स कहलाते हैं या बड़े पोर्स। और जो छोटे होते हैं वो लेस देन 0.06 mm से होते हैं। तो दो तरह के पोर्स होते हैं। पोर्स में हमारा एयर और वाटर दो चीज़ होती है। अगर हमारे इस सेम प्रोपोर्शनेट में होती है तो अगर जितनी हमारी ज़्यादा वाटर होगी उतनी कम उसमें एयर होगी, और जितनी ज़्यादा एयर होगी उतना कम उसमें वाटर होगा। यही दो चीज़ होती है हमारी किस में, उस माइक्रोपोर्स में 25%। पोर्स में, माइक्रो नहीं, दोनों पोर्स में सिर्फ हमारा वाटर और एयर होता है। तो जब हमारे वाटर से भरे होते हैं पोर्स, माइक्रोपोर्स भी और माइक्रोपोर्स भी, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है सैचुरेटेड कंडीशन। पूरी तरह से सैचुरेटेड होती है सॉइल, उसमें अब उससे ज़्यादा वाटर नहीं आ सकता। और तो व्हेन ऑल द पोर्स आर फिल्ड विद वाटर एंड सॉइल इज सैचुरेटेड, जब सॉइल सैचुरेटेड होती है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, कैपिलरी वाटर या नॉन। तो अभी हमने आपको बताया कि सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है कि उससे ज़्यादा फिर वाटर नहीं आ सकता है। तो ये कंडीशन हमारी कहलाएगी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इससे ज़्यादा सॉइल अब वाटर को हेल्ड नहीं कर सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट होती है किसकी, वाटर होल्डिंग की, किसी सॉइल के द्वारा। अगला है, एट ऑल माइक्रोपोर्स फिल्ड विद एयर एंड माइक्रोपोर्स आर फिल्ड विद वाटर। तो जब क्या होते हैं, बड़े पोर्स जो होते हैं माइक्रोपोर्स वो हमारे एयर से फिल्ड होते हैं, और जो माइक्रोपोर्स होते हैं वो हमारे वाटर से फिल्ड होते हैं। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है फील्ड कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी से ही लेकर हमारे जो हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट तक होता है वो हमारा कैपिलरी वाटर होता है। तो फील्ड कैपेसिटी इज़ द लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर। फील्ड कैपेसिटी से क्या होने लगता है कि वाटर अवेलेबल होने लगता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स उस वाटर का यूज कर सकते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी जो होती है वो होती है हमारी अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर। वहीं अगर लोअर लिमिट की बात करें तो वो होती है हमारी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमारा लोअर लिमिट होती है किसकी, अवेलेबल वाटर की। इसी के बीच का जो वाटर होता है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, इसके अलावा कोई भी वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ द सॉइल वाटर टेक्स इन द डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जो सॉइल का मूवमेंट है वो होता है, डिक्रीजिंग टेंशन, जिधर की तरफ टेंशन या प्रेशर कम होता है, या इंक्रीजिंग टेंशन, या दोनों। तो इसका आंसर है वो हमारा इंक्रीजिंग टेंशन। जब टेंशन बढ़ता है या प्रेशर बढ़ता है उस तरफ को हमारा सॉइल का मूवमेंट होता है। जैसे आप जानते भी होंगे कि अगर जिस तरह हमारा ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट से, तो ऊपर क्या होता है कि ऊपर जैसे जैसे वाटर जाता है तो वहाँ का प्रेशर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से सक्शन की वजह से नीचे फिर रूट क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि ऊपर का जो क्या है टेंशन है वो बढ़ता जाता है और नीचे का कम होता है। तो इस तरह सक्शन की वजह से फिर प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द प्लांट इज नॉट डेड बट रिमेन इन विल्टेड कंडीशन। क्या होता है कि प्लांट मुरझाया हुआ होता है लेकिन वो पूरी तरह से मरा हुआ नहीं होता। उसमें अगर हम वाटर की सप्लाई कर दें फिर से तो वो पुनः जीवित हो सकता है, पुनः जीवित हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, या फील्ड कैपेसिटी। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है कि विल्टेड कंडीशन में तो होते हैं प्लांट्स, लेकिन अगर उनको वाटर फिर से मिल जाता है
वाटर की सप्लाई फिर से हो जाती है तो वो फिर से जीवित हो सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट होता है या जिसे हम टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर प्लांट्स पूरी तरह से उसमें मुरझाए हुए होते हैं, एक प्रकार से वो मरे हुए होते हैं, उसमें वाटर की सप्लाई करने के बाद भी वो पुनः जीवित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हेन प्लांट्स कांट एब्जॉर्ब एनी वाटर एंड डाई इवेंचुअली, कोई भी वाटर वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और वो मर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन, विच सॉइल टेक्सचर हैज़ मोर अवेलेबल वाटर, कौन सा सॉइल टेक्सचर है जो ज़्यादा अवेलेबल वाटर रखता है? फाइन, कोर्स, मीडियम या ऑल? तो इसका आंसर है फाइन। जितनी सॉइल हमारी फाइन होगी उतना ही ज़्यादा उसमें अवेलेबल वाटर होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि परकोलेशन के द्वारा उसमें लॉस कम होगा, वाटर ज़्यादा हेल्ड होगा उसके द्वारा, क्योंकि उसका फाइन टेक्सचर होगा। इसलिए जो फाइन टेक्सचर की सॉइल होती हैं उनमें वाटर ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा दिन तक टिकता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? तो इसका आंसर है वो है हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूट की वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑफन टर्म्ड एज, जो निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल या कैपिलरी पोटेंशियल? तो इसका आंसर है मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल हमारा निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली ड्राइंग अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल बाय अप्लाइंग इंक्रीजिंग सक्शन, क्या होता है कि इसमें सैचुरेटेड सॉइल जो होती है वो धीरे धीरे सूखती है, किसकी वजह से? सक्शन को बढ़ाने की वजह से। सक्शन बढ़ता है इसका और सॉइल क्या होती है? सैचुरेटेड सॉइल ड्राई होती जाती है। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन या बोथ? तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है डिसॉर्प्शन। क्या कहलाती है? डिसॉर्प्शन। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली वेटिंग ड्राई सॉइल सैंपल बाय रिड्यूसिंग सक्शन। इसमें ऊपर वाली कंडीशन में क्या हो रहा था कि सक्शन बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? सक्शन घटेगा और यहाँ पर सॉइल क्या होगी? गीली होगी, सॉइल वेट होगी। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी? ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी सॉर्प्शन। क्या कहलाएगी? सॉर्प्शन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो डिसॉर्प्शन में होता है कि ड्राइंग होती है सॉइल की, सैचुरेटेड सॉइल की, और सक्शन बढ़ता है, लेकिन सॉर्प्शन में क्या होता है कि ग्रेजुअली वेटिंग होती है और सक्शन घटता है। अगला क्वेश्चन है, द सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय, किसके द्वारा ज़्यादा अफेक्ट होता है? स्ट्रक्चर के द्वारा, टेक्सचर के द्वारा या दोनों के द्वारा? तो टेक्सचर के द्वारा जो है हमारा सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। द डिफरेंस इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ड्यूरिंग द सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, तो जो डिफरेंस होता है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन की प्रोसेस के दौरान, वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा हाइस्टेरेसिस। क्या कहलाता है? हाइस्टेरेसिस। अगला क्वेश्चन है, द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ड्यूरिंग द हाइस्टेरेसिस इज ग्रेटर फॉर, किसके लिए सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है हाइस्टेरेसिस के दौरान? सॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन के लिए? तो इसका आंसर है वो है हमारा डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर एंट्री वैल्यू टू टेंसियोमीटर, सॉरी ये टेंसियोमीटर है, द एयर एंट्री वैल्यू टू टेंसियोमीटर कप एज हाई एज, तो टेंसियोमीटर कप के लिए एयर एंट्री वैल्यू कितनी होती है? 0.75 बार, 0.85 बार, 0.80 बार या 0.90 बार? तो इसका आंसर है वो हमारा 0.85 बार। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी क्या दिया होता है कि ऑप्शन में सिर्फ ऐसे ही दिया होता है 0.7 बार, 0.8 बार या 0.9 बार। तो जब ऐसे दिया होगा तो उसका आंसर होगा हमारा 0.8 बार। क्या होगा हमारा? 0.8 बार। लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो है हमारी 0.85 बार। द टेंसियोमीटर आर सुटेबल फॉर, टेंसियोमीटर किसके लिए सुटेबल होते हैं? क्ले सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए, लोम सॉइल के लिए, सभी के लिए। तो सैंडी सॉइल के लिए हमारा टेंसियोमीटर सुटेबल होता है। टेंसियोमीटर इंडिकेट्स, टेंसियोमीटर क्या इंडिकेट्स करता है? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल मॉइस्चर प्रेशर, सॉइल मॉइस्चर सक्शन या ऑल? तो सॉइल मॉइस्चर सक्शन को डिनोट करने के लिए टेंसियोमीटर का यूज करते हैं, सॉइल मॉइस्चर सक्शन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू लीटर वाटर, 1 क्यूबिक फीट में कितने लीटर वाटर होते हैं? 28.32, 10,280, 15, 30। तो इसका आंसर है वो हमारा पहला 28.32 लीटर 1 क्यूबिक फीट में इतना वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू लीटर, 1 क्यूबिक मीटर में कितना लीटर होता है? तो वो हमारा 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर कंटेंट,
तो इनडायरेक्ट मेथड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के लिए वो है हमारा न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। और वहीं अगर बात करें ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक की, तो ये हमारे डायरेक्ट मेथड हैं सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्राइटेरिया ऑफ इरीगेशन शेड्यूलिंग इज मोर एक्सेप्टेबल फॉर फार्मर्स। तो इरीगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है कि वो इरीगेशन का एक शेड्यूल बनाना कि किस दशा पर हमें इरीगेशन करनी है किस क्रॉप में, उसका पहले से एक शेड्यूल बनाना, जितना वाटर अवेलेबल है उस हिसाब से वो हमारा कहलाता है, क्या होता है, इरीगेशन शेड्यूलिंग, डेट और हमारे वाटर अवेलेबिलिटी के अनुसार। तो उसका इरीगेशन शेड्यूलिंग का जो मेन क्राइटेरिया है फार्मर्स के हिसाब से वो कौन सा है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, पैन इवेपोरेशन, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लांट या क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज। तो वो है हमारा क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज। फार्मर क्या करता है, वो उसी के हिसाब से कि उसे पता होता है कि किस स्टेज पर जब हम प्लांट को पानी देंगे तो वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होने की संभावना है, या अगर उस स्टेज पर हमने प्लांट को पानी नहीं दिया तो फिर हमारा प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो उसे पता होता है कि कौन सी उसके लिए, उसकी क्रॉप के लिए क्रिटिकल ग्रोथ की स्टेज है, तो वो उसी स्टेज के अनुसार अपना क्या करता है, इरीगेशन की शेड्यूलिंग करता है। तो यही हमारा मेन क्राइटेरिया है, क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड होता है, इवेपोरेशन, ड्राई मैटर कंटेंट, सॉइल मिनरलोलॉजी या पोटेंशियल एब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर है इवेपोरेशन। किसी क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट उसके इवेपोरेशन पे, सॉइल के इवेपोरेशन और प्लांट के ट्रांसपायरेशन दोनों पे निर्भर होता है। जितना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन होगा उतना ज़्यादा उसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी क्रॉप की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, इनफिल्ट्रेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग। इनफिल्ट्रेशन, तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि जैसे ही हम पानी को अप्लाई करते हैं किसी सॉइल पर, तो जैसे ही उसकी एंट्री होती है सॉइल पर, तो वो एंट्री हमारी क्या कहलाती है, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन को आपको किससे समझना है, एंट्री से। एंट्री ऑफ द वाटर इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन, और इनफिल्ट्रेशन को मेजर करते हैं हम किससे, इनफिल्ट्रोमीटर से। इसके बाद है द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू सॉइल प्रोफाइल। जब उसकी एंट्री हो गई वाटर की तो वो इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई। अब जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें जब ऊपर से नीचे को वाटर जाता है तो वो प्रोसेस हमारी कहलाती है परकोलेशन। क्या कहलाती है, परकोलेशन। इसके बाद रेडीनेस ऑफ बाई विच अ पोरस मीडियम ट्रांसफर द वाटर। जो पोरस सॉइल होती है उसमें वाटर का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है, तो ये हमारी कंडीशन क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है कैपेसिटी, परमिएबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, परमिएबिलिटी। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी ट्रांसफ़र होने की वाटर की, तो उतनी ज़्यादा उस सॉइल की परमिएबिलिटी मानी जाती है। नेक्स्ट है वाटर मूवमेंट एज वेपर थ्रू सॉइल प्रोफाइल। जब वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में सॉइल प्रोफाइल से वाटर का मूवमेंट होता है, या इसे हम कह सकते हैं लॉस होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, कोएफिशिएंट, सीपेज या इनफिल्ट्रेशन। तो वो प्रोसेस हमारी कहलाती है डिफ्यूजन। ये मूवमेंट हमारा कहलाता है डिफ्यूजन। नेक्स्ट है परसेंट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जितना भी वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा, उसका कितना परसेंट भाग जो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, वो उसका आंसर है हमारा सिर्फ और सिर्फ 1%। 99% और दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी या दूसरे यूज के लिए, और 90% तो लगभग उसका ट्रांसपायरेशन के द्वारा लॉस हो जाता है। तो इन सबको हटाने के बाद सिर्फ 1% जो हमारा वाटर बचता है वो सिर्फ यूज होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, मात्र और मात्र 1%। नेक्स्ट है वेपर मूवमेंट टेंड्स टू ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट। तो वेपर मूवमेंट कैसा होता है, डे में और नाइट में। तो डे में होता है हमारा अपवर्ड एंड नाइट में होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। डे में होता है हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट और नाइट में होता है अपवर्ड मूवमेंट। पहला ऑप्शन इसका सही है कि वेपर मूवमेंट टेंड्स टू डाउनवर्ड ड्यूरिंग डे एंड अपवर्ड ड्यूरिंग नाइट। लास्ट क्वेश्चन है कंजम्पटिव यूज कैन बी ऑब्टेन बाई। कंजम्पटिव यूज जो होता है वाटर का, वाटर कंजम्पटिव यूज वो किसके द्वारा पाया जा सकता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई का मतलब यहाँ पर इवेपोरेशन है और टी का मतलब हमारा ट्रांसपायरेशन है। तो इवेपोरेशन द्वारा, या इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन, या इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन माइनस मेटाबॉलिक नीड, या इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन प्लस मेटाबॉलिक नीड। तो किसी प्लांट की कंजम्पटिव यूज यही होता है कि उसका पूरा जितना भी, कंजम्पटिव यूज का मतलब होता है जितना भी वाटर हर चीज़ में यूज होता है, जितनी भी प्रोसेस उसमें होती हैं उन सबको मिलाकर जितना यूज होता है वो हमारा कंजम्पटिव यूज कहलाता है। तो हमारे प्लांट में इन तीनों के अलावा और किसी चीज़ में भी आपको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवेपोरेशन होगा उससे वाटर की नीड पड़ेगी, ट्रांसपायरेशन में होगा और मेटाबॉलिक नीड में होगा। मेटाबॉलिक क्रियाओं में आपकी सारी प्रोसेस आ जाएंगी जिसमें भी वाटर लगता है,
तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन प्लस मेटाबॉलिक नीड। तो दोस्तों ये आज हमारा वाटर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए, धन्यवाद।